अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग CS202 का फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और मेरी मिड टर्म की एक वीडियो रह गई है जावास्क्रिप्ट की। वो मैं जब टाइम मिलेगा तो उसको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मिड टर्म आ गए थे तो फिर मैंने उसको अपलोड नहीं था किया। तो आज हम फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक वीडियो फाइनल टर्म के ऊपर जो है वो अलग से बनाऊँ, MCQs और क्वेश्चंस के रिलेटेड, कि जिससे आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि हम लोगों का पेपर किस तरह का आएगा CS202 का, और उसमें क्या कुछ होगा क्या नहीं। तो एक चीज़ मैं स्टार्ट में क्लियर कर दूं कि जो फाइनल टर्म का पेपर आएगा उसमें ज़्यादातर कोडिंग नहीं है, ठीक है। ये जो जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एजेक्स वगैरह इसमें यूज़ हो रहा है, इसके बारे में वो आपको टेबल्स देंगे, आपको कोड लिखा हुआ खुद देंगे, आपको लिखने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने बताना है कि किस लिए यूज़ होता है, और ज़्यादातर कोड्स के अंदर ही उसका आंसर लिखा हुआ होता है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं और फिर हम टाइम के साथ देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ जो है इसमें क्लियर करनी है। तो अभी जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट होस्टिंग, ठीक है। कुछ लोग इसको होस्टिंग भी पढ़ जाते हैं और कुछ इसको होस्टिंग भी पढ़ते हैं। तो ये होती क्या है, वो लिखता है कि होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशंस ऑन द टॉप। एक चीज़ होती है कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एक होती है हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं, सॉरी। तो इनिशियलाइज करना और डिक्लेयर करना दो अलग चीज़ें हैं। जो C++ पे काम करें, जिनका CS201 है, सॉरी, वो लोग इस बात को उनका बहुत अच्छी तरह पता होगा कि डिक्लेरेशन क्या होती है और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे ये इसने जो काम किया है इधर, यहाँ पे इसने जो var x लिखा है, यानी कि वेरिएबल x जो है इसको सिर्फ अलग से डिक्लेयर किया है और नीचे जाके x को उसने वैल्यू दी है इक्वल टू 5 की, ठीक है। तो इसने ये जो किया है इसको उसने क्या किया है, ये डिक्लेयर किया है, और जो नीचे वाला था उसको इनिशियलाइज किया है। तो वो यहाँ पे यही लिखता है कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है ऑफ मूविंग डिक्लेरेशंस ऑन द टॉप, के टॉप के ऊपर डिक्लेरेशंस को लेके आना, ठीक है। इसके अंदर कोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है, इसके अंदर ये एक MCQs है, जावास्क्रिप्ट इनिशियलाइजेशंस आर नॉट होस्टेड, ठीक है। इनिशियलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन जो है वो होस्ट होती है इसमें। उसके बाद लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट ओनली होस्ट डिक्लेरेशन नॉट इनिशियलाइजेशन, दोनों एक ही बात लिखी है। ये MCQ आ जाएगा, ये देख लिएगा। उसके बाद कहता है कि डिक्लेयर योर वेरिएबल्स एट द टॉप। जैसे ऊपर हमने ऊपर वेरिएबल्स देखा, उसने अलग से एक्स को डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइज किया, तो वो कहता है कि आप भी जो है अलग से इसको इनिशियलाइज किया करें, अलग से डिक्लेयर किया करें। तो आगे आ रहा है जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। जावास्क्रिप्ट का जब हम कोड लिखते हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं एरर, ठीक है। इतना ज़्यादा कोड लिखे और उसके अंदर एरर ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए उसने जो है वो एरर हैंडलिंग के लिए कुछ बताया हुआ है, वो देखते हैं अब क्या बताया उसने। यहाँ पे उसने 4 बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि बुक के अंदर जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं आपने उन बुलेट पॉइंट्स को रटा मार लेना है, क्योंकि पेपर के अंदर ज़्यादातर बुलेट पॉइंट्स पूछेंगे वो लोग। तो अभी यहाँ पर एक उसने बताया ट्राई, कैच, थ्रो और फाइनली। ट्राई क्या होता है, स्टेटमेंट लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड फॉर एरर, यानी कि वो ट्राई करता है, जाकर टेस्ट करता है कि एक ब्लॉक जो हम उसको देंगे कि इसमें कोड के अंदर एरर है या नहीं है। कैच क्या करेगा, लेट यू हैंडल द एरर, एरर को हैंडल करने में हमारी हेल्प करेगा। और थ्रो लेट्स यू क्रिएट कस्टम एरर्स, यानी कि कस्टम एरर हमें बनाने के लिए जो है ना वो देगा। और फाइनली स्टेटमेंट लेट्स यू एग्जीक्यूट आफ्टर एंड ट्राई रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, यानी कि अगर आप फाइनली को यूज़ कर लेते हैं तो आपके एरर्स आ रहे हैं तो आपके एरर्स के साथ ही जो है कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपने फाइनली को यूज़ किया। अब ये सारा कुछ याद करने की जरूरत है, बस देखना है इसका सिंटेक्स कि अगर आप ट्राई लगाएंगे, ठीक है, तो आगे इधर आपने अगर कोड लिख दिया तो क्या करेगा, वो पहले इसको चेक करेगा कि इसके अंदर जो है टेस्ट करके कि कोड के अंदर एरर क्या है, ठीक है। फिर वो अगर आपने कैच को लगाया, कैच एरर को, ठीक है, फिर वो उस कोड के अंदर जो एरर होगा उसको हैंडल करेगा। तो इतना ही ये इसका काम है। लेकिन अगर आप फाइनली यूज कर देते हैं, इधर 1000 भी एरर होंगे तो वो क्या कहेगा कि एरर्स को छोड़ो, उसने खुद ही कहा था फाइनली, तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो इसका ये काम है। उसके बाद है फाइन जावास्क्रिप्ट थोरो एरर्स है, ये हम ऊपर देख रहे हैं, इसको बार बार जो है ना एक चीज को मैंने बार बार लिखा हुआ है तो उसको दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आ रही है यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। ट्राई टू एग्जीक्यूट अ कोड, कि एग्जीक्यूट हो जाए कोड हमारा करेक्टली, और थ्रो एक्सेप्शंस बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कंडीशंस, इसलिए कि हम लोग जैसा रिजल्ट चाह रहे हैं हमें वैसा रिजल्ट मिले, जैसी हमारी कंडीशंस है जो हम डिजायर रखते हैं उसके मुताबिक हमारा जो है आउटपुट हमें शो हो, इसलिए हम लोग जो है ना ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। कैच एक्सेप्शंस एरर और एग्जीक्यूट सम कोड फाइनली, यानी कि कुछ जो एग्जीक्यूट करना है हमने कोड वो लाजमी तौर पर वहाँ पर जो है शो हो जाए, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें जो है एरर हैंडलर जो है यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है कि बग्स जो होते हैं उसको ढूंढना। ये बग्स के डिबगिंग की अगर डेफिनेशन अलग से है वो बाद में देखेंगे। इधर वो लिखता है कि योर कोड माइट कंटेन्स
सिंटेक्स एरर हो सकते हैं, आपके लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं हो सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि आप बहुत लंबे कोड में से जो है जाके डिबग करेंगे आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जो है एरर किया है। तो देयर आर नो एरर मैसेजेस एंड विल नो इंसिडेशंस व्हेन वेयर टू सर्च फॉर एरर, सॉरी। तो वो कहता है कि आप लोग जो है इतने लंबे कोड में से जाके ढूंढ नहीं सकते। अब आपके एक ही लाइन पढ़ने बैठेंगे एक इतने लंबे कोड में से, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिबगर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्चिंग फॉर एरर इन प्रोग्रामिंग कोड इज कॉल्ड डिबगिंग। ये इसकी डेफिनेशंस हैं, अगर वो पूछ लें तो आपने याद कर लेनी है। डिबगिंग इज नॉट इजी बट फॉर्चुनेटली ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स हैव बुल्ट इन डिबगर। यानी कि अब जो ब्राउजर्स बन गए हैं उनके अंदर खुद ही उन्होंने बिल्ट इन कर दिए हैं सारे डिबगर्स, कि हम लोगों को जो है ये सारा कोड पढ़ना ना पड़े दोबारा, उसको चेक ना करना पड़े, उसको ठीक ना करना पड़े। जैसे कि उसने बताया कि console.log ये हमारे हर किसी के ब्राउजर में है। तो आप लोग इसको जाके गूगल पे भी देख सकते हैं, उसमें भी ये जो है बुलेटिन है। तो वो कहता है कि आप इसको यूज करें console.log को, तो वो उसके अंदर बताएगा कि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर कौन सा एरर है। सेटिंग ब्रेक पॉइंट्स एट ईच ब्रेक पॉइंट जावास्क्रिप्ट विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पर भी कहीं ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, वहां पर जावास्क्रिप्ट काम करना छोड़ देगी। ठीक है, इसका सिर्फ इतना काम है और इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं है। उसके बाद है डिबगर का कीवर्ड, जहाँ पे आप यूज करेंगे स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड कॉल्स आर डिबगिंग फंक्शन। जहाँ पे आप डिबगर का कीवर्ड यूज कर लेंगे वहां पर जावास्क्रिप्ट काम करना छोड़ देगी और वहां से वो जो है डिबगिंग का कॉल फंक्शन हो जाएगा और वहां से डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो है जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आगे काम नहीं करेगा। तो आगे से कहता है कि मेजर ब्राउजर्स जो हैं वो डिबगिंग टूल्स जो है वो बिल्ट इन कर चुके हैं, जिनमें कौन है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी और उसके बाद सफारी डेवलप मेन्यू। ये सारा कुछ ये लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये खोल के देखने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में पूछेगा तो सिर्फ 2-3 के नाम पूछेगा। उसके बाद आ जाता है जावास्क्रिप्ट बेस्ट प्रैक्टिस। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक तो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वो होते हैं जिनको आप ग्लोबली जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उनके उनको आपको आज़ादी होती है कि आप जिस भी फंक्शन में जाके यूज़ कर लें। लेकिन एक होते हैं लोकल फंक्शंस, जो एक फंक्शन के अंदर रहते हुए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं उनको कम यूज़ किया करें, और जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनको डिजायर्ड फंक्शन के अंदर रख के उसको यूज़ किया करें, क्योंकि यही अच्छा है। उसके बाद कहता है डिक्लेरेशन ऑन टॉप। ही हम पहले पीछे पढ़ रहे हैं कि अपनी जो डिक्लेरेशन है कोड की वो सबसे पहले किया करें और उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया करें। इसके बाद यहाँ पे लिखता है कि डिक्लेरेशन ऑन द टॉप स्क्रिप्ट, इससे क्या होगा ये वो बताता है कि गिव क्लियरेंस इन कोड, यानी हमारा जो कोड है वो हमें पढ़ने से समझ आएगा कि पहले हमने क्या किया बाद में हमने क्या किया। उसके बाद है प्रोवाइडेड अ सिंगल प्लेस टू लुक फॉर लोकल वेरिएबल्स, यानी कि लोकल वेरिएबल्स जो हैं उनके लिए एक सिंगल प्लेस बनाए। मेक इट इजियर टू अवॉइड अनवांटेड ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को ज़्यादा ना बनाएं आप लोग। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनवांटेड डिक्लेरेशंस, जिन डिक्लेरेशंस को हमने यूज़ नहीं करना उनको बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ये 3 पॉइंट उसने दोबारा कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि डोंट यूज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ नहीं करना, न्यू ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूज़ नहीं करना। उसके लिए उसने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यूज़ जो उसने करली ब्रेसेस है इनके बजाय आप लोग जो है वो ये आर्म ब्रैकेट्स जो होती हैं जिसको हम छोटी ब्रैकेट कह रहे होते हैं, या फिर पैरेंथेसिस वगैरह जो है इनको यूज़ किया करें। उसके बाद यूज़ डबल कोटेशंस की जगह न्यू स्ट्रिंग को करें, और ये सारा कुछ जो है ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये MCQs वगैरह में पूछ सकता है। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन्स। तो इसमें भी बी अवेयर रहना है इससे और इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं है। उसके बाद ये एक MCQs हैं। यूज़ कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए आप लोगों ने यूज़ जो करने हैं वो 3 दफ़ा आप लोगों ने इक्वल का साइन डालना है। ठीक है, ये कई बार हो जाता है ना कि अगर आपने एक इक्वल डाला है तो उसके लिए क्या है कि आपने वैल्यू जो है वो किसी को इनिशियलाइज करना है, किसी वेरिएबल को, तो इसलिए यूज़ होती है। डबल इक्वल अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इज इक्वल है, और अगर आप 3 यूज़ करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये स्विचेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड एवल, तो इसको इवाल भी पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि फंक्शन इज यूज टू रन टेक्स्ट एज अ कोड, यानी कि आपका कोई टेक्स्ट है जो शुड नॉट बी नेसेसरी टू यूज इट, लेकिन वो कहता है कि उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। लेकिन अगर आपने किसी टेक्स्ट को कोड बना के यूज़ करना है तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर लें। और इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स हैं। इसके आपने कॉमन मिस्टेक्स के सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं। एक्सीडेंटली यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, के आप इक्वल की जगह पे ये इज इक्वल के लिए यूज़ हो रहा है और ये असाइनमेंट के लिए, तो आप इन दोनों को एक्सचेंज कर दें तो ये एक एरर है।
उसके बाद लूज कंपैरिजन हो सकता है, उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग फ्लोट्स, और ये सारा कुछ जो है ना, ये आपने इसके पॉइंट्स का जो है सिर्फ नाम जो है अनडिफाइंड इज नॉट नल ये याद कर लेने हैं। जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस है, इसमें लूप्स वगैरह यूज होते हैं बाकी प्रोग्रामिंग की तरह। रिड्यूस डोम एक्सेस, अगर इसके अंदर एरर आए तो ये सब कुछ हो सकता है, तो इन सबको स्किप करें। आगे हमने जो पढ़नी है उसके बाद है रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या है, जो आप लोगों का कोड है उसके अंदर अगर एक वर्ड यूज हो रहा है आप उस वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स दिए हैं, हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। विंडो रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको हम जो है चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एरर क्रिएट करेंगे। HTML के एलिमेंट हैंडलर्स हैं जो, ये हम लोग भी पढ़ के आए हुए हैं पहले। उसके बाद जावास्क्रिप्ट ग्लोबल फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, इन्फिनिटी, नैन, उसके बाद अनडिफाइंड और लेवल। इनके आपने तीनों के जो है वो चारों के नाम जो हैं वो याद कर लेने हैं बस। उसके बाद है विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन ओपन विंडो इन अ न्यू ब्राउजर, यानी कि न्यू ब्राउजर के अंदर आपने अगर टैब के अंदर खोलना है अपना विंडो, तो उसके लिए आप लोग जो है ना ओपन इसका विंडो का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट में से फाइनल टर्म का ज़्यादा पेपर नहीं आता, इसलिए जो है इसको ज़्यादातर को स्किप करना है। HTML कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, तो ये HTML के लिए क्या है कि HTML इनपुट के एट्रीब्यूट्स के लिए, CSS के सूडो सेलेक्टर्स के लिए और डोम प्रॉपर्टीज और मेथड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, HTML कॉन्स्टेंट वैलिडेशन इज बेस्ड जो है इनको हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी 3 जो है बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको भी आपने जो है ना लाजमी तौर पर देख लेना है क्योंकि ये भी पेपर में आएगा। तो इसमें जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इतना करना था। थैंक यू सो मच।